क्या हाल है आप लोगों के। मैं आशुतोष गौतम, वेलकम यू ऑल ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। आज की कहानी है जो आप लोगों को सुनानी है वो है एक ट्रेजिक लव स्टोरी बिटवीन अर्थ एंड हीलियम। ट्रेजिक लव स्टोरी क्यों है, इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। एक स्टोरी है जिसमें एक हीरो है, इसमें एक हीरोइन है, और हीरो हीरोइन बिना विलन के पूरे नहीं हो सकते, तो इसमें एक विलन भी है। तो ऑब्वियसली ट्रेजिक स्टोरी है और इसमें एक बड़ा रीज़न विलन का भी होने वाला है, और वो विलन कौन है हमें थोड़ी देर में पता लगने वाला है। तो बहुत ही अच्छे गाने से, वो भी हीलियम पर बेस्ड गाने से हमने इस कहानी की शुरुआत करी। तो कहानी है हीलियम की, एक ट्रेजिक लव स्टोरी, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर हमारे पास है अर्थ, हमारे पास है हीलियम, और बीच में जो आपको विलन नज़र आ रहा है, जो आपने मूवीज़ में देखा है, वो है यूएसए। तो यूएसए आखिर इस कहानी का विलन क्यों है? मैं आपको बता दूं कि अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें और तीन ऐसे बहुत ही शानदार या एनिग्मेटिक एलिमेंट्स की बात करें जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तो उनमें से हीलियम जरूर अपना एक स्थान ग्रहण करेगा। हीलियम एक ऐसा एनिग्मेटिक, इतना शानदार एलिमेंट हमें प्रकृति ने दिया है। आखिर ऐसा क्यों है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, और इसको बर्बाद करने में यूएसए का कितना बड़ा हाथ है, इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है आशुतोष गौतम, आप जानते हैं ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, और आप देख रहे हैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। बात होती है आज से लगभग 150 साल पहले, या उससे भी 2 साल और जोड़ लें तो 152 साल पहले की बात कर रहे हैं। सोलर एक्लिप्स होने वाला था और 2 शानदार एस्ट्रोलॉजर्स इसको स्टडी करने वाले थे। उन्हें कुछ ऐसी चीज मिलने वाली थी जो पीरियोडिक टेबल में सेकंड पोजीशन पर खाली जगह को भरने वाली थी, और पहला और आखिरी ऐसा एलिमेंट अभी तक का मिलने वाला था जो हमने कहां खोजा, इस पूरी अर्थ के बाहर। मतलब स्पेस में हमने एक ऐसा एलिमेंट खोज लिया था जो उस समय तक अर्थ पर डिस्कवर नहीं हुआ था, और वो था कौन? हीलियम। तो बात हो रही है सोलर एक्लिप्स की। 1968 के सोलर एक्लिप्स में 2 साइंटिस्ट, जेनसन और लॉकेयर, ये 2 अलग अलग लोग आपस में स्टडी कर रहे थे। और जब उस समय सोलर एक्लिप्स हुआ, तो सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, आपको पता है कि जो चांद है वो किसके सामने आ जाता है? सन के सामने आ जाता है। तो हमें उसकी पूरी रेज नहीं देखने को मिलती, सिर्फ और सिर्फ कोरोना देखने को मिलता है। कोरोना, यहाँ स्टेलर कोरोना की बात हो रही है मेरे दोस्तों, ये वाले कोरोना की नहीं, कुछ और कोरोना। कोरोना वो होता है जो आउटर ऑरा होता है किसका? सन का, जो हमें यूजुअली नजर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ सोलर एक्लिप्स के समय नजर आता है, उसको बात करते हैं कोरोना। अगर हम बात करें तो यहाँ आपको देखने को कुछ इमेजेस देखने को मिल रही होगी जिसमें कोरोना की पिक्चर्स बनाई हुई है। तो ये जो आउटर ऑरा है, ये वाला, ये आउटर ऑरा जो है वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है? ये आउटर ऑरा, इसकी पिक्चर्स है, दीज आर आउटर ऑरा। ये जो निकल रहा है ऑरा, ये एक पर्टिकुलर कलर का देखने को मिला, और उस समय जो देखने को मिला वो ब्राइट येलो लाइट देखने को मिली। तो जब इस ऑरा का स्पेक्ट्रम स्टडी किया गया, तो जब इसका स्पेक्ट्रम बनाया और उसका स्टडी किया गया, तो एक ब्राइट येलो लाइट हमको देखने को मिली। और उस समय इन दोनों एस्ट्रोलॉजर्स ने यह पाया कि धरती पर अभी तक जितने भी एलिमेंट्स खोजे गए हैं, उनमें से किसी में भी ऐसा स्पेक्ट्रम देखने को नहीं मिलता, ऐसी ब्राइट येलो लाइट देखने को नहीं मिलती है। इसका मतलब ये किसी और एलिमेंट के होने का क्या निशान देती हैं। इसलिए इसकी बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर ब्राइट येलो लाइट हमें देखने को मिलती है। इसलिए इस एलिमेंट का नाम क्या कहा गया? इसका नाम कहा गया सन गैस, और इसका नाम दिया गया किसके नाम पर? जो हमारे गॉड है, गॉड ऑफ सन, जो ग्रीक्स में गॉड ऑफ सन है, उसको जो बोलते हैं, उनको बोलते हैं हीलियोस। तो हीलियोस के नाम पर इनका नामकरण संस्कार किया गया, हीलियम। अगर मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम अपने आप में एक स्टार एलिमेंट है दोस्तों। तो अगर स्टार एलिमेंट है तो फिर उसकी स्टडी भी हमको समझ में आनी चाहिए दोस्तों, कैसे। तो अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो वो अपने आप में स्टार एलिमेंट होने की वजह से, अगर मैं बात करूं कि कैसा हमको दिखता है, तो अगर मान लो मैंने ये स्टार में हीलियम भर दिया है, और अगर मैं उस पर लाइट पास करता हूं, तो वो किस तरीके से ग्लो करेगा? तो ये ब्राइट येलो लाइट जो आपको दिख रही है, ये रिप्रेजेंट है, ये सिग्निफिकेंट, ये अगर मैं बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? हीलियम का। ये इस तरीके की लाइट हमें किस में देखने को मिलती है? हीलियम में देखने को मिलती है। और अगर मैं इसका स्पेक्ट्रोस्कोप देखूं, तो जो आप अभी पीछे देख रहे हैं वो एक्चुअली हीलियम का ही स्पेक्ट्रोस्कोप है, जिसमें आपको ब्राइट येलो लाइट देखने को मिल रही है, जो कि किसका निशान है? हीलियम के
होने का। तो अगर मैंने हीलियम की बात करूं तो हमारे पास ब्राइट येलो लाइट इसकी पहचान है दोस्तों। अब हीलियम की बात करूं तो दोस्तों हीलियम अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि अगर मैं पूरे स्पेस में बात करूं तो ये सेकंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है, पहला हाइड्रोजन है। तो 30% ऑफ द यूनिवर्स जो है वो किससे मिलके बना है? हीलियम से मिलके बना है। मगर हमारी बदनसीबी कि ये इतनी हल्की गैस है कि वो अर्थ पर नहीं रह पाती, और अगर प्रोड्यूस भी होती है किसी भी तरीके से तो ये हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। तो यही तो दुखद स्थिति है दोस्तों कि अगर मैं अर्थ है, अगर हीलियम को ट्रैप करना है, अर्थ को हमें अगर हीलियम को रोकना है तो हमें उनसे बचा कर रखना पड़ेगा, उसको बाहर जाने से, आउटर स्पेस में जाने से हमें बचाना पड़ेगा। और ये न बचाने का काम किसने किया था? यूएसए ने। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हीलियम हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हीलियम की और बात करें तो क्या क्या शानदार यूजेस हैं इसके, तो अगर मैं बात करूं तो ये सुपर कूलेंट है, मतलब सुपर फ्लूइड है। अगर इसकी बात करें तो सुपर फ्लूइड क्यों बोलते हैं इसको, सुपर लिक्विड क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मैं इसकी पर्टिकुलर टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर पर अगर मैं बात करूं और एक बीकर में, छोटे से कांच के बीकर में हम देखें इसका, अगर आप चाहेंगे तो आपको मिल भी जाएगा यूट्यूब पर। तो अगर मान लो लिक्विड हीलियम यहाँ रखें अपन, और तो आप इसको देखेंगे लिक्विड हीलियम को, वो क्या करता है, इसकी विस्कोसिटी इस लो टेम्परेचर पर 0 हो जाती है और इट स्टार्ट ड्रिपिंग डाउन हियर। मतलब अगर मैं इसके कॉर्नर्स ऊंचे भी कर दूं तो विस्कोसिटी 0 होने की वजह से ये ऊपर चढ़ता है और उसके बाद ड्रिप होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुपर लिक्विड बोलते हैं, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो बहुत कम है, 4.2 डिग्री केल्विन है। तो सुपर कंडक्टर्स के लिए के समय इसको बहुत यूज किया जाता है। लेट्स से अगर मैं एमआरआई मशीन्स की बात करूं तो वहां हीलियम फिल किया जाता है ताकि सुपर कंडक्टर्स काम कर सकें। तो एमआरआई मशीन्स में इसका यूज है, इसके बिना एमआरआई मशीन्स जो है वो नहीं चलेंगी। इसलिए आप सोचो कि अगर एमआरआई मशीन न हो तो आज के कोरोना काल में एमआरआई से कितना काम आया है ना। तो एमआरआई जो है उसमें हीलियम जो है वो बहुत जरूरी है। बहुत सुपर कूल टेम्परेचर के लिए हमें हीलियम जरूरी है, सुपर कंडक्टर्स के लिए हमें हीलियम जरूरी है। और अगर मैं बात करूं अगर डाइविंग की, तो डाइविंग में क्या होता है कि जो आपका सिलेंडर है उस सिलेंडर में हमारे पास ऑक्सीजन तो होती ही है, और ऑक्सीजन के साथ साथ आपको कुछ और गैस है। लेट्स से अगर मैं एयर की बात करूं तो उसमें N2 होती है। पर N2 के साथ प्रॉब्लम यह है कि डाइवर्स जब सडनली नीचे से ऊपर आता है तो होता क्या है, जब हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ता है तो जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो तो नाइट्रोजन भी इनहेल होती है, और नाइट्रोजन इनहेल होकर उसके साथ साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलकर किस में चले जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड स्ट्रीम में चले जाने के बाद जैसे ही सडनली डाइवर ऊपर आता है, नाइट्रोजन बबल अप करना शुरू कर देती है ब्लड स्ट्रीम में, और इसकी वजह से भयानक दर्द होता है जिसको बोलते हैं बैंड्स। ये बैंड्स वाली प्रॉब्लम किसके साथ है? नाइट्रोजन के साथ है। तो आजकल क्या करते हैं कि इस नाइट्रोजन की जगह क्या भर देते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट हीलियम। तो फिर ये बैंड्स आपको नहीं देखने को मिलते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाइवर्स के लिए भी। और इससे ज्यादा शानदार बात क्या हो सकती है दोस्तों? भगवान के करीब है ये, प्रभु के करीब। अगर मैं इसकी बात करूं, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इसका नाम तुमने सुना होगा, गॉड्स पार्टिकल। इससे खोज हुई थी किसकी? भगवान की। तो गॉड्स पार्टिकल की खोज करने में हमारे लिए इसका योगदान हम भूल नहीं सकते, क्योंकि कूलेंट की फॉर्म में अगर हीलियम ना होता तो गॉड्स पार्टिकल की खोज कैसे होती? तो हम इतनी शानदार गैस। दूसरी बात, अगर आपको स्पेस में जाना है तो रॉकेट चाहिए, रॉकेट के बाद फ्यूल चाहिए। आपने एक चैम्बर में हाइड्रोजन रखी, दूसरे में ऑक्सीजन रखी, और वो दोनों मिलते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है जब वो दोनों बाहर आते हैं अपने अपने चैम्बर से, तो नीचे अंदर उनके चैम्बर्स में वैक्यूम डेवलप होना शुरू होता है। वैक्यूम डेवलप होने की वजह से उनका इजेक्ट होना, बाहर आना मुसीबत वाला कारण बन जाता है या फिर डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसी गैसेस की जरूरत थी जो उस चैम्बर में रहे जहां हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है मगर वो रिएक्टिव ना हो। तो उसके लिए यूज आती है हीलियम। आज भी स्पेस एक्स जो प्रोग्राम है उसमें हीलियम भर भर के यूज की जा रही है। तो अगर आपको स्पेस में, आउटर स्पेस में जाना है, रॉकेट फ्यूल में आपको हीलियम डालनी पड़ती है। तो यहां पर आपको हीलियम की जरूरत पड़ेगी, आपको एमआरआई मशीन्स में जरूरत पड़ेगी, आपको गॉड्स पार्टिकल, भगवान की खोज करने में भी हीलियम की जरूरत पड़ेगी। मगर उस हीलियम के साथ प्रॉब्लम क्या है, कैसे ये प्रोड्यूस होती है? दोस्तों ये एक ऐसा एलिमेंट है जो
पूरी तरीके से नॉन रिन्यूएबल है, मतलब ये दोबारा प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ डीके के रेडियो एक्टिव डीके से ही प्रोड्यूस होता है। कैसे? लेट्स से एग्जांपल यूरेनियम है। यूरेनियम जो है वो धीरे धीरे जमीन के नीचे हीलियम अल्फा पार्टिकल्स का डीके करता रहता है। तो अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो जमीन के बहुत नीचे जहां पर यूरेनियम दबा हुआ है वहां से अल्फा पार्टिकल्स का डीके होता रहता है। और अल्फा पार्टिकल्स के डीके की अगर मैं बात करूं तो अल्फा पार्टिकल्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस। तो अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास यूरेनियम है, वो थोरियम में कन्वर्ट हुआ, अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए। ये अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं? दिस इज पॉजिटिवली चार्ज व्हाट? दिस इज पॉजिटिवली चार्ज He, और ये हमारे पास है 2 4 और ये +2। तो अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स है। ये अपनी सराउंडिंग से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में तब्दील हो जाते हैं? हीलियम गैस में। इसका मतलब यूरेनियम सालों, सैकड़ों सालों के बाद, हजारों सालों के बाद जब यूरेनियम का डीके होता रहेगा या किसी भी रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स का डीके होता रहेगा तो अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे और वो सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम गैस में तब्दील हो जाते हैं। इट इज टोटली नॉन रिएक्टिव गैस। तो जब भी आप यूरेनियम को खोजने जाएंगे तो ये हीलियम वहां पर दबी रहेगी, मगर वो हमारे काम की नहीं होती। तो जैसे ही ये सरफेस पर आती है तो किसी भी एलिमेंट से, लेट्स से कार्बन हाइड्रोजन, किसी से भी रिएक्ट नहीं करती। जैसे मान लो हाइड्रोजन आए तो हाइड्रोजन तो बहुत ही रिएक्टिव है, तो किसी न किसी से रिएक्ट करके वो अर्थ पर रह जाती है, मगर हीलियम किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो जैसे ये सरफेस पर आती है वैसे ही आउटर स्पेस में हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। और यही इसका ट्रेजिक पार्ट है दोस्तों, कि आप हीलियम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और जो आपके गर्भ में दबी हुई है हीलियम, अगर उसको आपने न बचाया तो ये एक ऐसा रिसोर्स है जो हमेशा हमेशा के लिए अर्थ को छोड़कर चले जाता है। तो हमें हीलियम को बचाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये आगे बहुत सारे यूजेस इसके हीलियम के हो सकते हैं। तो हीलियम, तो इसका मतलब रेडियोएक्टिव पार्टिकल से ही डीके से प्रोड्यूस हो सकता है, तो अपन इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हाँ, आप प्रोड्यूस कर सकते हो या प्रोड्यूस हो सकती है अगर आपने हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ दिया कहीं, तो वहां पर भी हीलियम गैस प्रोड्यूस हो सकती है। वोल्केनिक इरप्शंस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता है, मगर लार्जली इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। तो ये बहुत ही गजब की बात है कि हीलियम को आपको बचाना पड़ेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। मगर इसमें सबसे बड़ा जो अधिकार है वो किसका है? सबसे बड़ा अधिकार है अमेरिका के पास। अमेरिका और कतर जो है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं किसको? हीलियम को। और पूरा अधिकार जो है वो अमेरिका के पास शुरू से रहा। कहानी है उस समय की, जब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर के पहले की। 1868 में जब सोलर एक्लिप्स हुआ और पहली बार हीलियम की खोज हुई, मगर वो अभी तक अर्थ पर नहीं मिला था। अर्थ पर कब मिलना शुरू हुआ? 1895 में पहली बार हमें हीलियम मिला अर्थ पर। और उस हीलियम का हमने क्या किया, या यूएस ने क्या किया? यूएस में सबसे पहले हमें मिला था, तो यूएस ने उसका क्या किया वो मैं आगे बताने वाला हूं कि किस तरीके से विलन है हीलियम की स्टोरी का। मगर जब विलन की एंट्री हो रही है तो दोस्तों म्यूजिक जरूरी है, क्योंकि हम इंडिया में हैं और कोई भी कहानी म्यूजिक के बिना पूरी नहीं होती। तो यह है एंट्री यूएसए की, और यूएसए की बात करें तो इज द विलन ऑफ दिस अनसक्सेसफुल लव स्टोरी। इसको हम आगे सक्सेसफुल बना सकते हैं, मगर अभी तो अनसक्सेसफुल है। क्यों है पूरी डिटेल में बताता हूं आपको, मगर उससे पहले आप इंजॉय करें एंट्री ऑफ विलन। दोस्तों कहानी है 1868 के बाद, जब 1895 में पहली बार इन भाई साहब ने यूरेनियम के इस क्लीवाइट सैंपल से पहली बार हीलियम को डिस्कवर किया और एक्सट्रैक्ट किया विलियम रामसे ने। पहली बार हीलियम हाथ लगी। आप देखिए कब की बात है ना। इसके बाद आपको पूरी की पूरी बात समझ में आएगी। 1895 की बात है, पहली बार हमें हीलियम पता लग गया कि अब अर्थ पर भी हमको मिल गई है ना।
इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कैंसस में पहली बार हीलियम का जो है वो प्लांट लगा और पहली बार हीलियम निकलना शुरू हुई 1903। यहाँ पर आपको बोर्ड देखना होगा, ये ओरिजिनल बोर्ड है वहाँ के जहाँ से हीलियम निकलना शुरू हुई थी। उसके बाद जब हीलियम प्रोड्यूस होना शुरू हुई तो अमेरिका के दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आने लगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 होने वाला था उस समय तक। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका once thought helium would turn the tide of war। उसे लगा कि ये पूरी कहानी बदल सकता है। आखिर ऐसा क्यों था? हीलियम एक ऐसी गैस थी दोस्तों जो आपको उड़ा सकती थी, या फिर ऑब्जर्वेशनल बलून्स बनाकर आप दुश्मन की जगह पर ऑब्जर्वेशनल बलून लेकर जा सकते थे और वहां पर क्या क्या है, कहां कहां कौन कौन से हथियार हैं, वो सब आप जान करके और वापस ला सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता था कि आप जो है उसके गंडोलाज मतलब जो नीचे जो एरिया होता है जहां पर लोग रहते हैं वहां से आप बम्बार्डमेंट भी कर सकते थे, जैसा कि किया करते थे। पहले यूज की जाती थी इसके लिए गैस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जब हाइड्रोजन का बलून लेके आप जा रहे हो और अगर मान लो दुश्मन ने एक गोली मार दी तो सीधे ब्लास्ट होगा, क्योंकि हीलियम जो है वो आसानी से बर्न हो जाती है। तो हाइड्रोजन के साथ ये प्रॉब्लम थी। अब हीलियम के साथ ऐसा इशू नहीं था। हीलियम के साथ ये था, आप बलून लेके गए, एक गोली लगी भी तो छेद होगा मगर फटेगा नहीं। तो इसलिए हीलियम जो है बहुत ही गेम चेंजर हो सकता था वर्ल्ड वॉर के लिए। मगर और यही हुआ। अगर मैं इसकी ओरिजिनल क्लिप की बात करूं तो आप इस वर्ल्ड वॉर के समय की क्लिप को एंजॉय करेंगे। तो आप एंजॉय करें, उसके बाद में इसकी पूरी कहानी आपको समझाता हूं। पहले हाइड्रोजन बॉम्ब यूज किए जाते थे जिनको फोड़ा जा सकता था, जिनको एक गोली से आप जो है वो ब्लास्ट करवा सकते थे। इसलिए हीलियम बलून की जरूरत पड़ी ताकि, और ये वर्ल्ड वॉर तक बहुत फेमस था हाइड्रोजन, क्योंकि हीलियम ने जो है उस पर पूरा कब्जा किसने कर रखा था? अमेरिका ने। तो अमेरिका के पास ही था और उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने ही खोजा कि यहाँ पर हीलियम निकलेगा। बाकी पूरे दुनिया में हीलियम तब था ही नहीं, वो स्पॉट्स खोज ही नहीं पाए थे। तो हीलियम का पूरा एकाधिकार किसके पास था? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ पास। यही हुआ कि पहले वर्ल्ड वॉर के बाद, इवन अगर मैं बात करूं पहले वर्ल्ड वॉर के बाद, जब हीलियम की जरूरत पड़ी दुनिया को तो अमेरिका ने मना कर दिया। और उसके बाद ये हुआ जो बहुत ही ट्रेजिक इवेंट माना जाता है। अगर मैं बात करूं हिंडेनबर्ग, यूएस continued to control the world helium supply after war. This is why the famous German Zeppelin Hindenburg was filled with hydrogen when it exploded in 1937. तो इसका मतलब हीलियम को न देना इस 36 लोगों के मरने का कारण बना दोस्तों, क्योंकि उन्हें ये चीज़ करनी थी और इस बलून में फिर उन्होंने हाइड्रोजन फिल की। और हाइड्रोजन फिल करने के बाद ये हुआ जो आपको दिख रहा है, ये ओरिजिनल क्लिप है। तो इन 36 लोगों की मौत का जिम्मेदार आप ढूंढ सकते हैं कि कौन होगा। तो 1937 में एकाधिकार हीलियम का किसके पास था? अमेरिका के पास। उसको लगता था कि आगे अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो वहाँ पर भी मैं ऑब्जर्वेटरी बलून्स में हीलियम फिल करके दुश्मन को धूल चटा सकता हूँ, इसलिए उन्होंने एकाधिकार रखा। और ये यहाँ तक ख़त्म नहीं होता दोस्तों, क्योंकि हीलियम जो है उसका स्पॉट पता करना बड़ा मुश्किल है, यूरेनियम हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो अमेरिका के पास वो ताकत थी। अब कहानी इसके बाद भी चलती है दोस्तों। हम बात करें तो ये कहानी आगे चलती रही और उन्होंने सोचा कि हीलियम बहुत ही शानदार गैस होने वाली है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा हीलियम का स्टोर कर लिया, बहुत ज्यादा। अब हुआ ये कि हीलियम को जब हम माइन करते हैं या यूरेनियम को जब हम माइन करते हैं तो पैसा बहुत खर्च होता है। तो एक समय ऐसा आया कि उस स्टोर करने में और उस हीलियम को स्टोर करना टेम्परेचर बहुत ही कम रख चाहिए, वो स्टोर करना और इतने सालों तक स्टोर करना। 1995 की बात चल रही है दोस्तों। 1995 में जाकर उन्होंने रियलाइज किया कि यार अब इतने सारे स्टोर काम करेंगे क्या। तो फिर उस समय एक एक्ट उन्होंने निकाल दिया था, रोता हीलियम प्राइवेटाइजेशन एक्ट 1995। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ध्यान से सुनना। क्या है? 1995 a billion cubic meter of gas had been collected and reserve was this 4 billion is in debt, promoting Congress to begin phasing out the reserve in 1996। उन्होंने कहा यार अब इतनी हीलियम का हम क्या करेंगे, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, इसको स्टोर करने के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए, तो इसको बेचो, निकालो। तो उन्होंने ऑक्शन करने के बजाय एक फिक्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, एक फिक्स प्राइस दे दी और बहुत ही लो प्राइस, और उसको बोला इसको सबको निकाल दो, क्योंकि अब हीलियम प्राइवेटाइजेशन एक्ट हम पारित कर चुके हैं, तो अब गवर्नमेंट नहीं रख सकती है हीलियम,
ये प्राइवेट हाथों में जा चुका है। इसके बाद हीलियम की प्राइस सडनली कोलैप्स हुई और हीलियम इतनी प्रीशियस, इतनी शानदार गैस का उपयोग फिर क्या होने लगा, पार्टी बलून्स। इसका मतलब हीलियम जैसी शानदार चीज को पार्टी बलून में फिल करने वाली गैस बनाने का जिम्मेदार पूर्णतया यूएसए ही है दोस्तों। तो उसके बाद बहुत पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री बन गई। 1995 के बाद एक बलून इंडस्ट्री बन गई, पार्टी इंडस्ट्री बन गई, और आपको देखने को मिलेगा ये पार्टी सिटीज बन गई। तो हर जगह बड़े बड़े बलून्स हीलियम से फिल किए हुए 1995 के बाद लास वेगास, पूरे यूएस में एक तरीके से पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो गई। फिर जब ये रियलाइज हुआ कि पूरी दुनिया को हीलियम की ज़रूरत है और इसकी डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा अंतर आया, तो फिर उसके बाद स्टीवर्डशिप एक्ट वो लेके आया और उस पर कंट्रोल इन्होंने किया, मगर तब तक बहुत बड़ा डैमेज हो चुका था। एक दूसरा कंट्री और है कतर, जिसने भी हीलियम को निकालना शुरू किया और स्टोर करना शुरू किया, मगर अगर मैं बात करूं तो वहाँ भी हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि इतनी शानदार गैस जिसने गॉड पार्टिकल को खोजा, जो कि हमें स्पेस में पहुंचाने में मदद कर रही है, जो बीमारों का इलाज कर रही है, उसका दूसरा देश जो प्रोड्यूसर है कतर, वो भी अपना प्लांट 2017 में बंद कर चुका है। क्लोजेस हीलियम प्लांट्स एमिड रिफ्ट विद अरब पावर्स। तो अब हमारे पास पूर्णतया सिवाय मोस्टली अमेरिका पर डिपेंडेंट होने के अलावा कोई और चारा नहीं है हीलियम जैसी शानदार गैस को लेकर। तो अब प्राइजेस बहुत ज़्यादा शूटअप हो चुकी हैं, क्योंकि हम पहले ही इसे पार्टी बलून बनाकर बर्बाद कर चुके हैं। ये स्टोरी थी किसकी, यूएस की, एज अ विलन हीलियम को स्टोर करना और उसके बाद उसे सस्ती दरों में पार्टी बलून बना देने की हद तक बर्बाद कर देने का। अब यहाँ तो कहानी खत्म होती है, मगर एक जो जनहित में जारी सूचना है उसके बारे में मुझे बताना है। हीलियम जो है वो यूज़ की जा रही है आजकल पार्टी बलून्स में। उसको इनहेल करते हैं, उससे क्या होता है, वॉइस जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो है वो बहुत ही कम है हीलियम का। तो हीलियम के अंदर एयर का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, तो आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ा, अगर आप मेल हैं तो थोड़ा सा दब जाती है, फीमेलिश हो जाती है, फीमेल जैसी हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को, मगर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हीलियम टैंक होता है उसमें 20% ऑक्सीजन होती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो कभी भी टैंक से डायरेक्ट आप इनहेल न करें। आपको अगर थोड़ा इन्जॉय भी करना है तो आप जो है ज़्यादा हीलियम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा हीलियम ली तो इट कैन किल यू माई फ्रेंड। कैसे, देखिए सवाल यह है, क्या आपको हीलियम इनहेलेशन मार सकता है? दोस्तों बिल्कुल मार सकता है, अगर आपने ज़्यादा इनहेल कर ली। तो क्या होता है जरा समझें। अगर आपने हीलियम को बलून से इनहेल, सबसे पहले तो बलून से करें अगर करना है तो, इनहेल की, तो ये जो ऑक्सीजन आपके लंग्स में है इसको डिस्प्ले, अगर आप बार बार इनहेल कर रहे हैं और बार बार इनहेल कर रहे हैं, तो ये जो ऑक्सीजन है इसको हीलियम जो है वो डिस्प्लेस कर देगा और हीलियम जो है वो चोक कर देगा, जिससे ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन तक नहीं जा पाएगी, चक्कर आएगी, डिजीनेस होगी और अंततः मौत भी हो सकती है। तो आप हीलियम को मज़ेदार गैस की तरह न लें, इट कैन बी वेरी 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 डेंजरस। आप कभी भी डायरेक्ट एक तो सीधे सिलेंडर से इनहेल नहीं करेंगे, और अगर कभी पार्टी में ज़रूरत पड़ी तो आप बलून के थ्रू 1 इनहेल या 2 इनहेल, और उसके बीच में भी गैप होना चाहिए, तभी आप इंजॉय कर सकते हैं, वरना इट कैन बी वेरी डेंजरस, इट कैन किल। तो ये थी दोस्तों एक पूरी कहानी हीलियम को लेकर, और इसमें हमारे पास हीरो था, हमारे पास इसमें हीरोइन थी, और इसमें हमारे पास एक विलन भी था। ये है इट इज़ ऑल अबाउट हीलियम। दोस्तों हर एक एलिमेंट कुछ कहता है, हर एलिमेंट जो है वो कुछ कहता है। अगर हीलियम ना हो तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी, लिथियम ना हो तो बैटरीज नहीं होगी, बेरिलियम ना हो तो एयरक्राफ्ट में बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं हो पाएगी। तो हर एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, किस तरीके से हम पढ़ते हैं बस उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे और बहुत ही शानदार वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, बस आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स को पहुंचाएं। अगले शानदार वीडियो के लिए आप सबसे पहले मुझसे वादा करेंगे कि लाइक कर रहे हैं आप, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर रहे हैं। मैं ऐसे ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। बाय बाय।